हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे हम श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के बारे में हमने कुछ चीजें देख ली थी। श्वसन करने में मदद करने वाले अंगों के बारे में हमने देख लिया था। अब उनको विस्तार से पढ़ेंगे। श्वसन करने में कौन कौन से अंग हमारे सहायता करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को देखते हैं, व्यूज आते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था नसिका। नसिका या फिर इसी को क्या कहते हैं, नसिका गुहा। नसिका गुहा। वह श्वसन तंत्र वह श्वसन तंत्र का बाहरी द्वार है। यह श्वसन तंत्र का बाहरी द्वार है। जब हम सांस लेते हैं जब हम सांस लेते हैं सांस लेते हैं तो नाक के अंदर मौजूद छोटे बाल और हवा में मौजूद धूल कण और कीटाणुओं को अंदर जाने से रोक लेता है। अंदर जाने से रोक लेता है रोक लेता है। यह हवा को शरीर के तापमान के अनुकूल गर्म एवं नम भी बनाता है। तो नसिका या नसिका गुहा क्या है हमारा? तो यह श्वसन तंत्र का बाहरी द्वार होता है। ये हवा में मौजूद धूल कण कीटाणुओं को अंदर जाने से रोकता है। यह हवा में शरीर के तापमान के अनुकूल गर्म एवं नम भी बनाता है। जो हमारा नसिका नसिका गुहा होता है, जो हमारा ये नाक है, तो अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये बाल क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो वायु में जो है हवा में धूल कण पाए जाते हैं, तो इन धूल कणों को अंदर हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकता है। और ये शरीर के तापमान को गर्म और नम एकदम टेम्परेचर इसका सही बनाए रखता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में बहुत सारे धूल कण मिट्टी होती है, तो वो रोकने से कौन मदद करता है? तो हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो रोकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ग्रसनली। ग्रसनली ग्रसनली जिसे क्या कहते हैं आप? फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, फेरिंग्स कहते हैं इसको। यह गले का वह हिस्सा है गले का वो हिस्सा है जहां नाक और मुंह नाक और मुंह नाक और मुंह के रास्ते मिलते हैं यह हवा को स्वतंत्र की ओर स्वयंत्र की ओर भेजने का काम करता है।
जो हमारा ग्रैस नली होता है, ये गले का वह हिस्सा है जो नाक और मुंह के रास्ते मिलते हैं। इसका जैसे हमारे ये मुंह है, तो मुंह यहाँ पे हमारा जो है ग्रास नली होता है, ये मुंह और ग्रास नली को मिलते हैं। इसके रास्ते जो है नाक और मुंह के रास्ते मिलते हैं। कहाँ? ग्रास नली में। ये हवा के संयंत्र की ओर भेजने का काम करता है। फेरिंग से मतलब कि लेरिंग्स की तरफ भेजने का काम करता है। तो ये हमारा ग्रास नली हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम आने वाले हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं चलेंगे, बस रिवीजन करेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे स्वरियम यानी कि लेरिंग्स। लेरिंग्स हम क्या देखेंगे? लेरिंग्स। कल हमने देखा था कि फेरिंग्स क्या होता है, और वो मतलब कि फेरिंग्स और लेरिंग्स हमने इसके अंग पढ़े थे कि हमारी जो है मदद करता है, ठीक है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, ध्वनि प्रकट होती है, इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। या ग्रसनी और श्वास नली के बीच स्थित होता है, के बीच स्थित होता है, के बीच स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि प्रकट करना है। ध्वनि प्रकट करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि प्रकट करना है, जिससे हम बोल पाते हैं। तो स्वर यंत्र क्या है? लेरिंग्स है। स्वर देखिए, स्वर इसी में शब्द में ही स्वर यंत्र के मतलब कि इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। स्वर मतलब अक्षर, तो क्या होता है? वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं तभी तो शब्दों का प्रयोग करके अक्षर का कुछ वर्ड बोलते हैं, तो इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। या ग्रसनी और श्वास नली के बीच स्थित होता है। ग्रासनी और श्वास नली के बीच स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि प्रकट करना इसका मुख्य कार्य है, जिससे हम बोल पाते हैं। तो लेरिंग्स का मुख्य कार्य क्या है? लेरिंग्स का मुख्य काम है ध्वनि प्रकट करना, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे श्वास नली, जिसे और किस नाम से जानते हैं? तो ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। यह एक लंबी नली होती है। यह एक लंबी नली होती है। यह एक लंबी नली होती है जो हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। यह सी आकार के छल्लों से बनी होती है। छल्लों से बनी होती है, ताकि सांस लेते समय यह पिचक न जाए। तो ये श्वास नली को ट्रेकिया भी कहा जाता है। ये एक लंबी नली होती है, ये जो हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। ऐसी आकार की छल्लों से बनी होती है, ताकि सांस लेते समय पिचक न जाए। जो ट्रेकिया होती है ऐसे होता है, जैसे पाइप होती है जो हमारे यहाँ पे होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इस तरह के छल्ले पाए जाते हैं। किस लिए ये छल्ले पाए जाते हैं? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो ये पिचक ना जाए, ये इसको रोकने में मदद, ये जो छल्ले हैं इसको पिचकने में मतलब रोकने में मदद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पाइप है आपके घर में, तो जब उसमें पानी रहेगा तब तो नहीं पिचकेगी, लेकिन जैसे उसमें पानी नहीं रहेगा तो ऐसे चिपक जाएगी। तो ये चिपकने से रोकने के लिए इसके बीच में ऐसे सी आकार का जो है छल्ला पाया जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारा श्वास नली, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। सोचने और श्वसनिकाएं
श्वसन है। तो हम देखेंगे श्वसनीय एवं श्वसनिकाएं। श्वसनी आगे चलकर दो मुख्य भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसनी कहा जाता है। ये दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती हैं और आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं, जिन्हें श्वसनिकाएं कहा जाता है। तो ये क्या है हमारा? इसी को कहते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। इसी को कहते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। तो ये श्वसनी ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनी कहा जाता है। ये दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती हैं और आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। तो इसको चलिए समझते हैं। ऐसे जैसे ये हमारी पाइप है, ये जो है आगे जाके ऐसे दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इसके अलग अलग ब्रांच आ जाती है। ये हमारी ब्रोंकोई हो गई, ये हमारी ब्रोंकियोल्स हो गई, ठीक है। ये ऐसे बढ़ जाती है और इसमें ये छल्ले होते हैं, ठीक है। ये हमारे फेफड़े हो गए। तो इन्हीं के माध्यम से हम सांस लेते हैं। ये आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक हो जाती है श्वसनी, एक हो जाती है श्वसनिका, एक हो जाती है ब्रोंकोई, एक हो जाती है ब्रोंकियोल्स, और ये फिर आगे जाके फिर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वायु कोष्ठ। श्वसनिकाओं के अंत में अंगूर के गुच्छों जैसी छोटी छोटी थैलियां होती हैं। यही पर असल में गैसों का आदान प्रदान होता है। खून यहाँ से ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ देता है। तो ये हमारा वायु कोष्ठक है। श्वसनिकाओं के अंत में अंगूर के गुच्छों जैसी छोटी छोटी थैलियां होती हैं। यहीं पर असल में गैसों का आदान प्रदान होता है और जो खून होता है वो ऑक्सीजन जो है लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। जैसे ये हमारी पाइप थी, तो इसको हमने कहा कि ये दो शाखाओं में आगे जाके बढ़ जाती है, एक ब्रोंकाई एक ब्रोंकियोल्स, और फिर ये आगे जाके और शाखाओं में बढ़ जाती है। और इन शाखाओं में क्या पाया जाता है? छोटे छोटे गुच्छे पाए जाते हैं। इन्हीं गुच्छों के द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। इन्हीं गुच्छों के द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। खून यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और सभी सेल्स तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं छोड़ देता है। तो इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इन गुच्छों को ही वायु कोष्ठ कहते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। एकदम डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो है अच्छे नंबर आए, ठीक है।
अब हम देखेंगे फेफड़े, इन्हें आप क्या कहते हैं, लंग्स। लंग्स यह श्वसन तंत्र का श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य भाग है, सबसे मुख्य भाग है। हमारे पास दो फेफड़े दायां और बायां होते हैं, जो छाती के पिंजरे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो फेफड़े ये श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य भाग है। क्यों मुख्य भाग है? क्योंकि हम फेफड़ों के द्वारा ही क्या करते हैं, सांस लेते हैं। नाक के द्वारा, नाक सिर्फ हमारा सहायक अंग है, सांस लेने में हमको मदद करता है, लेकिन जो फेफड़े हमारे, इनके माध्यम से हम सांस लेंगे। अगर हमारे फेफड़े सही नहीं रहेंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। यह श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य भाग है। हमारे पास दो फेफड़े दायां और बायां, जो छाती के पिंजरे के अंदर सुरक्षित है। तो ये ऐसे हमारे फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े के अंदर की कहते ऐसे जो है हमारे फेफड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये फेफड़े होते हैं, इनके ऊपर जो है ऐसे ऐसे हड्डियां होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर हड्डियां होती हैं। ये जो है छाती के पिंजरे के अंदर, मतलब छाती के अंदर जो है सुरक्षित रहता है, इनके ऊपर हड्डियां होती हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे फेफड़े, इसको नोट करिए, फिर आगे चलिए। एक होता है हमारा डायफ्राम, जो कि फेफड़ों के नीचे पाया जाता है। इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, डायफ्राम। यह फेफड़ों के ठीक नीचे मांसपेशियों मांसपेशी है, ठीक नीचे मांसपेशी है। जब यह नीचे की ओर खींचता है, जब यह नीचे की ओर खींचता है तो फेफड़ों में हवा भरती है, और जब यह ऊपर उठता है तो हवा बाहर निकलती है। श्वसन प्रक्रिया का सारांश अतः श्वसन ऑक्सीजन युक्त हवा का अंदर जाना, गैस विनिमय, खून में मिलना। जो हमारे फेफड़े हैं, जैसे ये हमारे फेफड़े हो गए, ये हमारे फेफड़े हैं, इनके ठीक नीचे जो है इस आकार का एक मांस का जो है डायफ्राम होता है, इस प्रकार का मांस का डायफ्राम होता है। और ये जब ये जो है नीचे की ओर खींचता है, तब ये जो है इसमें हवा भरती है। जब ये नीचे की ओर खींचेगा तब हवा भरती है, और जब ऊपर की ओर होता है तो ये जो है सांस छोड़ता है, मतलब कि गैस जो है छोड़ता है, हवा को छोड़ता है। इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो आज हमारा जो है श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से आप पेपर दीजिए। अभी आपके पेपर को आज है 6 तारीख, तो अभी लगभग 19 दिन है, 18-19 दिन है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए और पेपर देके आइए, अच्छे नंबर लेकर आइए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। तो जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।